हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पावर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो है जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट्स थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जैसे इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, इस टाइप के बिल्स और एक्ट्स हम कवर करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन गारंटी ही एचएसएससी के एग्जाम, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछली बार ही जो एचएसएससी का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था। इसी प्रकार ये पूछा गया था कि इंडियन पीनल कोड को किसने प्रिपेयर किया था। इसी प्रकार ये पूछा गया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब प्रिपेयर किया गया था। तो इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट्स कवर करेंगे जो इंडिपेंडेंस से पहले इंप्लीमेंट किए गए थे। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए। हम एक और वीडियो बना रहे हैं जो इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस में है, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट हम कवर करेंगे। तो अब चलो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्ट से। ये है बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829। अब इस एक्ट के बाद सती सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था और इस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इन टाइप के एक्ट से आपके पास दो ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकता है कि किस एक्ट से सती सिस्टम को अबोलिश किया गया था, या फिर बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट किस ईयर में आया। और ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था। और बाकी ये आपका हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। पर आपको सबसे मेन फोकस देने वाली बात है कि ईयर पे अक्सर एग्जाम में काफी टाइम ईयर ही पूछा जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट जो है इंडियन स्लेवरी एक्ट, जो 1843 में पास हुआ था। और इस एक्ट के बाद जो स्लेवरी, गुलामी, बंधुआ मजदूरी, किसी भी आदमी की सेल एंड परचेज करने को बैन कर दिया गया था। और उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन ब्रो। अब बात करते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। अब इस एक्ट के बाद जो हिंदूज में विडोज थी, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उनकी रीमैरिज, उनकी दोबारा से शादी करने को लीगलाइज कर दिया गया था। हालांकि सोशल में, समाज में इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता था, पर ब्रिटिशर्स इस अंधविश्वास को मिटाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये स्पेशल हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लाया। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट की, वो है इंडियन पीनल कोड। अब इंडियन पीनल कोड है क्या? जो आप डेली क्राइम्स वगैरह देखते हो, इनकी जो पनिशमेंट है वो सारी इंडियन पीनल कोड में लिखी हुई है। वो किस किस एक्ट से उन पे क्या चार्ज लगेगा, मर्डर होगा, होमिसाइड होगा, थेफ्ट होगा, रॉबरी होगी, तो जो सारी कंडीशंस है वो इंडियन पीनल कोड में दी हुई है और उसी हिसाब से पनिशमेंट। तो इंडियन पीनल कोड प्रिपेयर हुआ था 1860 में और इसे प्रिपेयर किया था थॉमस मैकॉले ने, जो उस टाइम लॉ कमीशन के हेड थे। और ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का। और इसका जो मेन मकसद है वो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे क्राइम्स को कवर करना। अब ये एक सब्सटेंशिव लॉ है। अब क्वेश्चन में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी में, वो था कि इंडियन पीनल कोड सब्सटेंशिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ। तो आपको ये याद रखना है, ये सब्सटेंशिव लॉ है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ होता है जब आप किसी क्राइम का प्रोसीजर डिसाइड करते हो कि कैसे किसी को पनिशमेंट मिलेगी, वो प्रोसीजर को उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। और सब्सटेंशिव लॉ होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि उसकी पनिशमेंट कितनी है और उस पर चार्ज कितना है, चार्ज किस चीज का है। तो वो होता है सब्सटेंशिव लॉ। तो इंडियन पीनल कोड सब्सटेंशिव लॉ है। इसमें टोटल 511 सेक्शंस हैं। अब इंडियन पीनल कोड इंप्लीमेंट 1862 में किया गया था। अब आपसे इससे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आईपीसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म, वो प्रिपेयर कब किया गया था? वो 1860 में किया गया था और इंप्लीमेंट 1862 में किया गया था और इसे प्रिपेयर किया था थॉमस मैकॉले ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। ये पहला एक्ट है जिसने पुलिस, जो आप देखते हो, इस एक्ट के बाद पुलिस का अस्तित्व आया था अपने देश में। तो आप इसे ईयर याद कर सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो लीगल से रिलेटेड है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 1872 में बना था। अब ये है किस चीज से रिलेटेड? कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपने डेली टर्म में किसी भी चीज के लिए, किसी भी आदान प्रदान के लिए, तो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जैसे कोई भी एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। आपसे इससे
ये चीज पूछी जा सकती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हर जगह एप्लीकेबल है और ये प्रोसीजरल लॉ भी है और सब्सटेंसिव लॉ भी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ये प्रोसीजरल लॉ है सब्सटेंसिव लॉ है, तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब बात करते हैं अगले एक्ट की, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब जो पिछला एचएसएससी का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब फोर्स में आया, तो आप अब इस आंसर को दे सकते हैं। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 में पास किया गया था और इसका जो मेन मकसद था कि हम किस किस चीज को एविडेंस मान सकते हैं। क्या हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एविडेंस मान सकते हैं, क्या किसी विटनेस होते हैं जिन्होंने क्राइम को होते हुए उनको मान सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारा इंडियन एविडेंस एक्ट में कवर किया गया है। और जो इसके ऑथर हैं वो है जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब्सटेंसिव लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है। अब बात करते हैं अगला, द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। अब ये पहला लॉ था इंडिया में जिसके बाद जो नॉर्मल आप ऑब्जर्व करते होगे पहले के जमाने में कि वुमेन को प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे, पर ब्रिटिशर्स ने इसको बदल दिया और 1874 में इस लॉ को पास करके उन्होंने जो मैरिड वुमेन है उनको भी उनकी प्रॉपर्टी में राइट दे दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, ये है इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो 1875 में बना था और इसने एज, जैसे आप देखते हैं कि अपने 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वोटर का आईडी कार्ड बनता है, तो इसी प्रकार जो ये एज ऑफ मेजोरिटी है 18 से नीचे हम मानते हैं जुवेनाइल एज। तो इस एक्ट के बाद इस एज को डिफाइन किया गया था इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के बाद। अब बात करते हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि चेक से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, तो आपका आंसर होगा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें जो इसके जो लॉज हैं वो रिलेट करते हैं प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक से। अब बात करते हैं अगला एक्ट, वो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। उस टाइम अपने जो प्रथा थी वो थी कि छोटी ही उम्र में शादी कर देते थे, पर ब्रिटिशर्स ने इस प्रथा पर रोक लगानी चाही तो उन्होंने एज ऑफ कंसेंट, बिना लड़की से पूछ, कम से कम लड़की की परमिशन लेने के लिए उसकी उम्र 12 साल होनी चाहिए, तो उसकी मन मर्जी से ही उसकी शादी हो सकती है। अदरवाइज अगर उससे नहीं पूछा गया तो पनिशमेंट उस आदमी को दी जा सकती है। तो इससे आप ये चीजें याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जैसे कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे अपने इंडियन हेरिटेज को। तो इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की, वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। अब जैसे आपको पता चल जाता इसमें प्रोसीजर वर्ड यूज किया हुआ है, तो ये सारा प्रोसीजर डिसाइड करता है कि सिविल केसेस में, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस अलग अलग हैं। सिविल केसेस में आते हैं आपके प्रॉपर्टी वाले केसेस और क्रिमिनल केसेस में मर्डर, होमिसाइड जैसे केसेस। तो इस एक्ट के बाद जो भी सिविल केसेस में कैसे सुनवाई होगी, कैसे कोर्ट क्या करेगा, तो वो सारा इस सिविल प्रोसीजर एक्ट में लिखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिविल प्रोसीजर एक्ट कब पास हुआ, तो आपका आंसर होगा 1908। और ये प्रोसीजरल लॉ है ना कि सब्सटेंसिव लॉ, और ये इंप्लीमेंट किया गया था 1909 में। अब बात करते हैं थोड़ी यूनिवर्सिटीज की। जैसे कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू कब फॉर्म हुई और किसने फॉर्म की। तो बीएचयू फॉर्म की गई थी 1916 में और इसे फॉर्म किया था मदन मोहन मालवीय ने, जिनको भारत रत्न भी दिया गया। अब एक और जो फेमस यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो 1875 में फॉर्म की गई और इसे फॉर्म करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1922 में सरकार ने फॉर्म। तो इस एक्ट के आने के काफी चांसेस हैं। और इस एक्ट को क्यों बनाया गया, ताकि जो वर्कर्स एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करके उनको लीगल राइट दे दिया गया कि अब वो स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि इसमें वर्कर्स के हित में डिसीजंस हो और एक कलेक्टिव वेलफेयर का माहौल हो। अब नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, वो है
चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है और इस एक्ट को हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस एक्ट ने क्या किया था कि जो एज ऑफ मैरिज है वो गर्ल्स की कर दी थी 16 और बॉयज की कर दी थी 18, जिसको बाद में इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद अब जो प्रेजेंट है वो है बॉयज की 21 और गर्ल्स की 18। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के बाद आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी और आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1935 में और आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में। अब बात करते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है और बिल्कुल ये काफी टाइम क्लैट सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अब इस एक्ट का जो मेन फीचर है वो है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस एक्ट के थ्रू पावर लेती है। इस एक्ट के थ्रू ही सीबीआई के पास जो भी पावर्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब ये जो एक्ट है वो सारे इंडिया में जो भी लेबर लॉज है उनको रेगुलेट करता है और ये पूरे इंडिया में मान्य है। So thank you guys for watching our video and please आप इस वीडियो के नोट्स बना लो, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको साथ के साथ बता रहा था कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी पावर।